तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनका साफ साफ कहना है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। वो कह रहे हैं आतंकवादी वहां पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फेक करेंसी वहां पर चल रही है, वो कह रहे हैं कि वहां पर जो अधिकारी हैं उनका अपराधीकरण हो रहा है। ये गंभीर आरोप लगाया है। मेरे ख्याल से ये तीनों बातें ब्रेकिंग न्यूज हमारी बनती हैं, लेकिन उससे पहले मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। प्रेम शुक्ला जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के लीडर हैं। मेरे साथ बिनोय सिंह साहब हैं जो कि टीएमसी के लीडर हैं। मेरे साथ मनोजीत मंडल साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और समर्थक हैं तृणमूल कांग्रेस के। और मेरे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के। पुलिस कैसी होनी चाहिए, पुलिस को अपना आगे का काम कैसा करना चाहिए, और पुलिस के लिए जितनी मॉडर्न योजनाएं बनती हैं सबके पार्ट रहते हैं। बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर है। लेकिन सबसे पहले विनोद सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आज तो बहुत ही गंभीर आरोप लगाकर चले गए, और साथ ही साथ माफ कीजिएगा प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, उनको मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। विनोद सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज तो बड़ा गंभीर आरोप कर गए कैलाश विजयवर्गीय जी की ये सरकार तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, चाहे फेक करेंसी हो, चाहे आतंकवाद हो, सबका हब बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल। और वैसे ही पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं शुरुआत से इस तरह की प्रॉब्लम रही है, कट्टरपंथ वहां रहा है हमेशा। कैलाश विजयवर्गीय जी का जो आज स्टेटमेंट था, जो वक्तव्य उन्होंने रखा, उसको सारे देश ने सुना है आपके चैनल के माध्यम से। और मुझे तो अभी हंसी आ रही है और उन पे कुछ दया भी मुझे हो रहा है कि इतने समय के दरमियान में जितनी बातों को उन्होंने रखा है उसमें कोई भी ठोस वक्तव्य नहीं है, कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। आज तक मैंने यह नहीं सुना है कि भारतवर्ष के किसी राज्य की सरकार देश के लिए खतरा पैदा कर रही है। यह तो प्रजातंत्र में आज तक उन्होंने क्या कारण है किसी ने नहीं कहा। सर विनोद सिंह साहब, उन्होंने रीजन गिनाए। उन्होंने कहा रोहिंग्या वहां घुस गए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनकी मदद से आतंकवाद हो रहा है, फेक करेंसी हो रही है, अपराधियों का जो अधिकारी है उनका अपराधीकरण हो चुका है। उन्होंने कारण गिराए, ऐसा नहीं कि बिना कारण कहा उन्होंने। जितनी कारणों को उन्होंने दर्शाया है वे सारे कारण जो है सो निराधार हैं, उसमें कोई वजूद नहीं है। बांग्लादेशियों की बात तो घुसपैठ की कहते हैं और वही बांग्लादेशियों के पास जाकर वे लोग वोट मांग रहे हैं। मथुआ समाज के बीच में जाकर के कहते हैं कि हम आपको नागरिकता देंगे, हम आपको भारतवर्ष में रहने की व्यवस्था करेंगे। और फिर एक तरफ बात तो मथुआ को नागरिकता मिलेगी ना सर, जनवरी से मिल रही है। सीएए के बाद तो मथुआ समाज को नागरिकता मिलेगी ना विनोद साहब। दीपक जी सुनिए, तर्क के खातिर यह मान भी लिया जाए कि दूसरे देश से सीमा के पार से अगर कोई घुसपैठी आता है तो सबसे पहले तो करप्ट है वो सीमा सुरक्षा बल के जो अधिकारी है, जो वहाँ सीमा सुरक्षा बल पर तैनात है, वे लोग इस करप्शन को बढ़ा रहे हैं। और दूसरे के माथे पर वो अगर इस बात को मरना चाहते हैं तो नहीं होगा। यहाँ बांग्लादेश, रोहिंग्या, ये सब बात कहने की बात है, कोई अतिक्रमण नहीं है। और पश्चिम बंगाल की व्यवस्था, कानून व्यवस्था भारतवर्ष के दूसरे किसी राज्य से बेहतर है। इस 10-11 से लेकर 2020 इतने दिनों में ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता की भलाई के लिए जितने परियोजनाओं को लाई है, यह सरकार भारतवर्ष के दूसरे किसी राज्य में इतनी जो है सो पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम किसी सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, आपने अपने पॉइंट कहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तृणमूल में यह खामी है, इस सरकार में यह खामी है, लेकिन भाजपा जीत करके पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या क्या करना चाहती है, कौन कौन से बेहतर काम वे करना चाहते हैं, इसका कोई जिक्र भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से नहीं निकल रहा है। ठीक है, प्रवीण डे कोलकाता से मेरे साथ जुड़े, उसके बाद सीधे प्रेम शुक्ला जी के जाऊंगा, बहस को खोलूंगा। प्रवीण डे कोलकाता से क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है जेपी नड्डा जी पर जो हमला हुआ डायमंड हार्बर के अंदर,
क्या आपको लगता है कि वो हमला बीजेपी ने कराया या बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो ठीक है? मैं दोनों का पक्ष रख रहा हूं। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार सारे दर्शकों और अधिकारी वर्गों। यहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि नड्डा जी का जो रैली हुआ था 10 तारीख को, उसमें बीजेपी ने हमला करवाया है, ये सरासर गलत है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है अभी गंभीर है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एकदम नहीं है। और ममता जी जो सरकार चला रहे हैं, यहाँ पे पुलिस उसके साथ दे रहे हैं और पुलिस के साथ ही उसका कैडर के हिसाब से पुलिस काम कर रहे हैं। यहाँ पे नड्डा जी जब आए थे तब हम लोग न्यूज में देखे थे, वहाँ पे कुछ तृणमूल का लीडर्स लोगों को ममता जी ने पुलिस के साथ खड़ा कर दिया था और वहाँ पे जानबूझकर एक्सीडेंट करार करके और लाठी से, ईंटा से, सारा चीज से वहाँ पे तोड़फोड़ किया है। और वहाँ पे बोला जा रहा है कि बीजेपी ने हमला करवाया है। एकदम सरासर गलत बात बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही चीज नहीं है, नड्डा जी का तो रैली को अटैक किया है। डेली यहाँ पे एक के बाद एक मर्डर, हिंसा और यहाँ पे लड़की लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, नहीं सकता है। प्रवीर आप एक मिनट रुकिएगा, मनोजीत मंडल जी के पास ये सवाल ले चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी माफ कीजिएगा, प्रोविड डे बात कर रहे हैं और प्रोविड डे आप ये बता दीजिए कि आप बीजेपी के नहीं है, वरना आपको कह देंगे कि ये बीजेपी के हैं। तो आप सिर्फ एक दर्शक है। मनोजीत मंडल जी जवाब दीजिएगा, कोलकाता के रहने वाले मेरे एक दर्शक है जो मेरे 9711002266 से जुड़ते हैं। जवाब दीजिए मनोजीत मंडल जी। नहीं, कहाँ हो गया? कलकत्ता में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, कहां पर ये घटना घटी? तो प्रोविड दे कौन है? प्रोविड दे कलकत्ता में लोग, लड़कियां बाहर नहीं निकल पा रही है, कलकत्ता के निवासी है, कौन है ऐसे पूछ रहे हैं आप? बात कर लूं? आप एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। कोलकाता इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री। सबसे सेफेस्ट सिटी है इन द कंट्री फॉर वीमेन। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? कलकत्ता को और अपने ही राज्यों को बदनाम करने में आप धुले हुए हो। लड़कियां यहाँ बाहर नहीं निकल पा रही है। अरे वही नड्डा जी, आप देखे नहीं? वही नड्डा साहब कलकत्ता में उसी के अगले दिन फुटपाथ में घूम रहे थे। कौन सा अटैक हुआ उनके ऊपर? फूल लोगों ने फूल बरसा रहे थे। आपने शायद आपने शायद न्यूज नहीं देखते हो। आम जनता के हिसाब से न्यूज देखना चाहिए था भाई साहब। जो भाई साहब, आप जब नड्डा जी जब कोलकाता में आया था, मिट्टी को बदनाम करे, उनके साथ हमें बहस नहीं कर सकते। नहीं सर जी, जो हम लोगों का बंगाल जो पश्चिम बंगाल जो है, भूमि जो है, इस भूमि को आज का सरकार ने कैलाश जी का बातों का जवाब आप बोलते जाइए। आपके साथ में कोई बहस नहीं करूंगा। अच्छा मनोजीत जी सुन तो लीजिए, बहस भी नहीं करना चाह रहे। प्रवीण बोलिए। हाँ, वो उनको बोलने दीजिए, जो चाहिए मन में उनको बोलिए। हम समझ गया वो कौन है। मनोज जी एक बार चुप रहिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ये बंगाल आप ही बोल रहे हो, आप ही का शो हम लोगों का बंगाल है, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद भूमि है। आज यहाँ पे जो आज का जो सरकार जो चला रहे हैं, जो सरकार जो आज का दिन में जो कर रहे हैं, ये हम लोगों का शर्मिंदगी हो रहे हैं कि हम लोग बाहर जाके बोल नहीं सकते। हम लोग बंगाल से आए हैं और यहाँ पे दीदी में किसी की कोई आएगा तो उसको अनाथ बोलता है, दीदी को क्या बोलता है किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि दीदी को हम लोग रिस्पेक्ट करते थे। 2011 में जब बोला था बदला नहीं बदल जाए, किंतु बदल हो गया। क्या हुआ कि उसका जो मोहिती का जो वाणी था उसका बदल हो गया। आज ममता भी हम लोगों का गर्व एक बैनर से लगाता है, क्योंकि हम लोग कभी देखे नहीं। रामकृष्ण परमहंस तो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जी हम लोगों का बंगाल का गर्व रहते थे। आज दीदी हो गया बंगाल का गर्व। ये हम लोग इतना गर्व हम लोग नहीं कर पाएंगे इस दीदी को लेके। और यहाँ पे जो हिंसा है, इसको राजनीतिक हिंसा जो चल रहा है, इसको हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं शांति, चाहते हैं बंगाल में शांति वातावरण चाहिए। तो इसीलिए हम लोग अभी मांग करते हैं, दीदी को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी हिंसा का राजनीति मत कीजिएगा। हम लोग का शांति से रहने के लिए वातावरण यहाँ पे बंगाल का कर दीजिएगा। हम लोगों का सोनार बंगला तैयार कीजिएगा। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोजीत मंडल जी जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में। वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दीदी से कि दीदी जी हिंसा की राजनीति बंद करिए। पहल की जाए।
वो कैलाश जी ने जो कहा है उनका कि यहाँ रिक्वेस्ट पर तो रोहिंग्या एक तरफा है, यहाँ बांग्लादेशिया है, आप देख लीजिए। और यहाँ हिंसा होती है। पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 1 साल से ज्यादा हो गए, 18 सीट उन लोगों को कैसे मिल गया? हिंसा करके मिली क्या? वो हिंसा करे थे। बांग्लादेश के बॉर्डर की सब सीटें मिले नॉर्थ बंगाल में, कैसे मिल गया? बांग्लादेश वोटर वो ले आए थे क्या बात कर रहे हो? आपको 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन भूल गए आप? 18 सीट आपको मिला, ज्यादा से ज्यादा सीट मिले बांग्लादेश की बॉर्डर एरिया में, कैसे मिल गया? अरे बात करो, हकीकत का बात करो। पॉलिटिकल वायलेंस सबसे ज्यादा होती है आपके बिहार में। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। और खत्म हो गया सर। कितने साल से बिहार नहीं गए सर? बिहार में पॉलिटिकल वायलेंस 2000 से आज तक नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? डाटा निकाल के देख लीजिए। हर चुनाव मैंने बंगाल का भी देखा है, बिहार का भी देखा है। मनोज जी वो बात करिए ना जो गले पर उतर जाए। और आप देख लीजिए एनसीआरबी के डाटा लड़कियों के। मुझे बताइए, अभी बिहार में इलेक्शन हुए हैं, अभी मुझे मनोज जी जवाब दीजिए, अभी बिहार में इलेक्शन हुए हैं, एक भी पॉलिटिकल हिंसा का केस आया वहां से? जवाब दीजिए इस बात का। यूपी में आप मुझे जवाब दीजिए, बिहार में इलेक्शन अभी हुए हैं, एक भी राजनीतिक हिंसा का केस बता दीजिए बिहार से, बताइए। आपके बीएसएफ का लोग पकड़ा जाते हैं, बताइए। मैं चुनौती देता हूँ, आप जवाब नहीं देंगे, छोड़ दीजिए। जब आदमी के पास जवाब नहीं रहता है तो वो बड़बड़ाने लगता है। एक राजनीतिक हिंसा का केस बता दीजिए 2020 बिहार इलेक्शन से, एक राजनीतिक हिंसा का केस, एक राजनीतिक हिंसा का केस बताइए। दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम आप नहीं देखा? आपके टीवी पर नहीं देखा? वो राजनीतिक हिंसा नहीं थी सर, माफ कीजिएगा, वो राजनीतिक हिंसा नहीं थी। आपको शायद राजनीतिक हिंसा और सामाजिक सद्भाव की शिकार थी। हिंसा का फर्क नहीं मालूम। सीधे मैं चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास, विक्रम सिंह जी को लेके आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आप तैयार कर देंगे कौन सा किसी का कौन डेफिनेशन होगा? या सब राजनीतिक हिंसा हो रहे हैं? जी दीपक जी, माँ बेटे को मार रहा है, राजनीतिक मंडल जी बंडल मारना बंद कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैंने किसी को, मैं आपके सामने डाटा रख रहा हूँ, मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ पूछा, आपने कहा बिहार में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा होती है, बता दीजिए 2020 की राजनीतिक हिंसा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी होते हो तो बात ठीक से करो। जी दीपक जी जरा मंडल जी अपना बंडल बंद करे तो मैं सच्ची बात कहना शुरू करूं, सही बात, तथ्यपरक बातें शुरू करूं। पूरे देश में एक राज्य दिखा दीजिए, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य दिखा दीजिए जहां किसी राजनीतिक विरोधी का राजनीतिक कारण से राजनीतिक हिंसा में कि एक भी मृत्यु हुई, एक मृत्यु। लेकिन पश्चिम बंगाल है जहां 130 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ममता के समर्थकों ने निर्ममता से हत्याएं की है। आप पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं दिखा सकते जहां पर 10,000 की संख्या में लोग उपस्थित हों, वो भी टीएमसी के समर्थक उपस्थित हो, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला करे और मुख्यमंत्री इतनी नकारा, निकम्मी और अराजक हो कि वो तत्काल शिकायत आते ही ये कहने लगे कि ये नौटंकी है, ये नौटंकी है, ये नौटंकी है। तो क्या ये ममता नौटंकी किया करती थी जब राइटर्स बिल्डिंग के सामने उनको वामपंथी पीटते थे? क्या ये नौटंकी करती थी जब नंदीग्राम और सिंगूर में इन पर हमले होते थे? क्या ये नौटंकी करती थी जब ये कहती थी कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जिसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई है? क्या नौटंकी करती थी? और नौटंकी देखने तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी इनके समर्थन में जाया करते थे, कम्युनिस्ट को जब पीटा करते थे। ये नौटंकी थी क्या? और आप भ्रष्टाचार का आपका ऐसा पराकाष्ठा है कि आप तूफान में राहत के बंटवारे में भी भ्रष्टाचार कर दें। टोलेबाजी की कोई सीमा नहीं है, टोलेबाजी पर आमादा है। आप टोलेबाजी करें, भ्रष्टाचार करें, राजनीतिक हिंसा करें, पुलिस का अपराधीकरण कर दे, भाई साहब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने देश को बेच दिए लेती है। पार्टी के भ्रष्टाचार आप टोलेबाजी तो आप भाजपा के बराबर कोई नहीं करता। आपके चमचा परस्त तानाशाही शासन के विरुद्ध लगातार बातें कर। भाई शुभेंदु अधिकारी
कोई भारतीय जनता अरे पार्टी भैया, और राष्ट्रीय मोदी जनता भक्त और पार्टी मोदी को के चमचे अभी भी सबसे आप ज्यादा ही के अंधभक्त विधायक देश है। में है। कल तक आप ही आज के तो मंत्री आपने- थे। आप जसवंत सुदेश सिन्हा अधिकारी को जो देखिए। वक्तव्य दे आप रहे हैं, लोगों के बारे में वक्तव्य जसवंत के सिन्हा क्या विरुद्ध कहते आपके हैं? पास क्या पार्टी के ऐसा ठीक है, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट रुकिए, मुझे बाकी लोगों को एक्सक्लूड करना है। आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन मनोजीत मंडल जी, आपने कहा बिहार में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा होती है। मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर, अभी आपको हिंदू अखबार, इसको तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे, चलिए ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2018 में जो एनसीआरबी की आखिरी रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से विजेता सिंह नाम की रिपोर्टर की रिपोर्ट है, एनसीआरबी सेज 54 पॉलिटिकल मर्डर्स वर रिपोर्टेड इन द कंट्री इन 2008, और उसमें था टॉप पर पश्चिम बंगाल टॉप्स इन पॉलिटिकल मर्डर्स इन द कंट्री। एनसीआरबी वो बोलिए सर जो आपको सूट करे, ठीक है। मैं अब आगे चलता हूँ, सीधे चलता हूँ विक्रम सिंह जी के पास। आपके नैरेटिव है जो आपके शूट करते हैं, आप वही बोले, मैं क्या करूं? सर आप अच्छा नैरेटिव मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूंगा। आप मुझे प्रूव करके कोई कटिंग भेज दीजिए, आप मुझे प्रूव करके कोई कटिंग भेज दीजिए कि बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर नहीं होते। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, मैं वो पढ़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोनों पक्ष पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पर सर टीवी स्टूडियोज का काम एग्जाम्पल होते हैं, आप बोलने नहीं देते हो, ये काम एग्जाम्पल है, वो कैसे गलत दबाते हो टीएमसी का, ऑपोजिशन का। सर अभी प्रवीण सिंह लगातार बोले, आप लगातार बोले, आपने उसको बता दिया कि आप अपना एजेंडा लेकर आ रहे हैं, कोलकाता को बदनाम कर रहे हैं, मैंने बोलने दिया आपको। एक भी सेंटेंस ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं हम लोग। ठीक है, आप बोलिए। आप चलिए, मैं सबको छोड़ देता हूँ। आज मनोजीत मंडल यहाँ पे पब्लिक रैली करेंगे देश की बहस में। कितने प्यार से आप बुलाते हो प्रेम शुक्ला जी को, मेरे को बंडल का। मनोजीत मंडल पब्लिक रैली करेंगे देश की बहस में, और कोई नहीं बोलेगा। इस तरह से इंसल्टिंग टोन से आप बोलते हो। नहीं सर बोलिए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको। अब आप ये भी बोले, मैं आपको बोलने नहीं दिया, हद हो गई। आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ, आपने अपना काउंटर पॉइंट रखे। आप मुझे क्लिप भेज दें कि बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा नहीं होती, मैं आपको क्रेडिट दे के वो क्लिप पढ़ दूंगा, भेज दीजिए। आपके पास कहीं होगी, आपके पास डाटा होगा, भेज दीजिए मुझे। और एक रात देता हूँ भाई साहब, सुनिए, अभी बोल रहे थे ना काउंटर पॉइंट। सबसे ज्यादा वोटर्स टर्न आउट होते हैं बंगाल में, देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का डाटा। फिर भी आप कहते हो हिंसा होते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ वोटर्स टर्न आउट, देख लीजिए। और चुनाव कैसे निष्पक्ष होते हैं इसके सबसे बड़ा प्रमाण है 2019 इलेक्शन, इसीलिए आपको सीट मिला। पॉलिटिकल वायलेंस, लेकिन आपका नैरेटिव इस तरह है, यहाँ जो पकड़ा गया नड्डा जी को हमला हुआ, पकड़ा गया, सातों में से 4 बीजेपी के लोग हैं, सातों में से 4 मंडल जी, आप क्या क्या बंडल बंगाल में कम्युनल वायलेंस। संगीत रागी जी को लाऊंगा, बोलिए मनोजीत मंडल। और रैली करनी है आपको, ममता दीदी की आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो उनको जब बहुत छोटा था रिपोर्टिंग करने आया था तब से दीदी बोलता हूँ। संगीत रागी जी बोलिए, मनोजीत मंडल फिर बोल देंगे। इंसल्टिंगली लीडिंग स्टेटमेंट, मैं क्या करूं, आप नहीं तैयार करोगे भाई साहब। देखिए, और मैं क्या करूं ये भी आप नहीं तैयार करोगे। देखिए, बिल्कुल नहीं मनोजीत, बिल्कुल नहीं, लेकिन गेस्ट का गला आप दबा नहीं सकते हो। ये तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। मनोजीत जी, देखिए मनोजीत जी, पश्चिम बंगाल साइंटिफिक रिगिंग के लिए प्रसिद्ध हुआ था। सोमनाथ दाप बोलपुर से कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते थे और वहां पर मतदान, जितने मतपत्र नहीं थे उससे जितने मतदाता नहीं से उससे भी ज्यादा मतदान होने की परंपरा भी पश्चिम बंगाल की रही है। तो टर्नआउट के विषय में अभी हम नहीं बात करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल 37 साल तक वामपंथी आतंकवाद के साये में जिया है। पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो रेडिकल इस्लामाइजेशन की तरफ मुड़ गई है। ममता बनर्जी ने रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों का नया इनक्लेव्स खड़ा कर दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस देश का हिंदू नोआखाली नहीं भूलेगा सर। नहीं, मैं नहीं जानता हूं, आपका नैरेटिव है। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। नहीं, मेरे ऊपर आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा, बंगाल को तय करना पड़ेगा
बंगाल को तय करना पड़ेगा कि 30% की आबादी बंगाल को तय करना पड़ेगा कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति मानती है बीजेपी की या नहीं। अपना थोपती है, ये मानना पड़ेगा या वहां का 70% हिंदू जो है वो फिर से उठ करके खड़ा हो और अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाए। मुसलमानों का डर मुझे लगता है कि आने वाली जो लड़ाई है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो ममता के द्वारा किए गए इस्लामाइजेशन का और इस्लामिक आतंकवाद के बीजारोपण की जो लड़ाई उसने शुरू की है ममता बनर्जी ने, उसके खिलाफ जो लड़ाई होगी वो वहां के राष्ट्रीय समाज की लड़ाई है, ताकि एक ही बात बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भगाया जाए। और मेरी तो यह भी मांग है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव से पहले बांग्लादेशी मुसलमानों को चिन्हित करके उनको वहां की मतदाता सूची से बाहर किया जाए। आपसे एक ही बात कहते हो, आपके भंडार में दूसरा कोई नया निकाल लीजिए भाई साहब, इसका उत्तर हम देंगे नहीं, थक गए हैं। अरे भाई हिंदू सर मैंने तो ठीक है, एक मिनट में सबको रोकूंगा। विवेक भाई आपके भी पास आना, पर विवेक भाई आज सोचिए आपकी पार्टी कितनी इर्रिलेवेंट है, आप लगातार बोलते जा रहे हैं, आपको कोई टोक भी नहीं रहा, मैं भी नहीं टोक रहा। देखिए वामपंथी पार्टियों की हालत कितनी इर्रिलेवेंट हो गई है, उसके सबसे मजबूत गढ़ पॉलिटिकल पश्चिम बंगाल के अंदर। सोमन मुखर्जी मेरे साथ मुंबई से जुड़े हैं, खुद एक बंगाली होंगे। सोमन जी क्या कहेंगे बंगाल की राजनीति पे, और क्या आपको लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी पे उसमें कोई दम है, या सिर्फ बीजेपी पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है, बीजेपी अपनी विचारधारा को थोप रही है बंगाल पे? आपका क्या मानना है, मुंबई पे रहते हैं? नहीं, बंगाल को अगर देखेंगे दूर से हम लोग जब देखते हैं तो बंगाल की, जब मैंने छोड़ा था 93 में मैंने बंगाल छोड़ा था, उससे पहले बंगाल में एक भद्रलोक की बंगाल जाना जाता था। लेकिन आज के तारीख में बंगाल में वो जो हमारी परिस्थिति थी भद्रलोक वाली, यानी जेंटलमैन वाली बंगाल की, वो तो खत्म होने दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं से बंगाल के जो बुद्धिवादी समाज है वहां रहने वाले, उनको थोड़ा इंटरवेंट करने की आवश्यकता है। सारे प्रवासी बंगाली जो समाज है, मैं एक समाज जैसा चलाता हूँ, भारतीय बंगाली परिषद करके हमने एकजुट होने की कोशिश किया। जब लगातार अत्याचार ऐसा बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक एक दिशा निर्देश इन लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक ऑपोजिशन दिखता ही नहीं वहां पर बीजेपी ना तो एक संगठित भूमिका में आ पा रहे, नहीं तो वहां पर कोई भी कांग्रेस कम्युनिस्ट का किसी भी तरह का ऑपोजिशन दिखता नहीं है। तो और मुझे तो ऐसा लगता है कि वामपंथी ने विरोध करना भूल ही गए ममता के खिलाफ में। वामपंथी जिस तरीके से देश भर में राजनीतिक आंदोलन करते रहे, तो छोटे छोटे मुद्दे थे, बंगाल में इतने ज्यादा राजनीतिक हत्या ये तो हमने भी नहीं देखा उस जमाने में। मैं भी राजनीति किया है उस एक समय में बंगाल में, लेकिन हमने शिक्षा छात्र राजनीति में भी ऐसी घटना नहीं देखी बंगाल में। आज तो बंगाल में आवाज आप नहीं उठा सकते। मैं तो आप ही को कहूंगा, दीपक जी आप चले जाइए वहां पर, आप 2 बार खाली कुछ एक जो घटनाएं घट रही है उसको आप दिखाने की कोशिश करिए, देखिए आपके साथ में क्या हाल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे चलता हूं विवेक जी के पास, और फिर विक्रम सिंह जी माफ कीजिएगा बहुत लेट आ रहा हूं क्योंकि कैलाश जी जुड़ गए थे। विवेक जी वो खुद कह रहे हैं कि आजकल तो लेफ्ट वाले भी रैली निकालने से, विरोध करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है ममता दीदी डंडे मारेगी। रैली निकालो मत, विरोध करो मत, आंदोलन करो मत, खाली वो आपने शाहीन बाग के लिए लिमिटेड रखा है आपका आंदोलन। सुन लीजिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसानों का भी संघर्ष चल रहा है, लाल ही लाल झंडे दिख रहे हैं चारों तरफ, और डेमोक्रेटिक लेफ्ट पार्टीज के वही लाल झंडा ना जिसमें बोल रहे हैं मोदी मर जाए, मोदी मर जाए, मतलब गजब सोच है आपकी विवेक श्रीवास्तव जी। मैं दिखाऊंगा क्लिप, आपके लाल झंडों के नीचे क्या बोल रहे हैं वो लोग। हम लोग नहीं डरते, देश के प्रधानमंत्री के मरने की दुआ मांग रहे हैं। ऐसा ना हिंदू में मांगना जाता है, ना ईसाई में, ना सिख में, ना किसी और धर्म में। सुन लीजिए, अरे सुनिए पहले क्या बोल रहे हैं वो लेफ्ट वाले, ये सब दिखा दूं क्लिप, सब लाल झंडे और वो हंसिया और हो चुके हैं। हाँ दिखाइए ना लाल झंडे, आप दिखाइए, कल वाला क्लिप निकालिए भाई, दिखाइए इनको लाल झंडे। अब रुक जाइए, मैं विक्रम सिंह जी के पास जा रहा हूँ, रुक जाइए, मैं झंडे के बाद ही बात करूंगा आपसे, मैं झंडे के बाद ही बात करूंगा। विक्रम सिंह जी बड़ी बात उन्होंने कही, बिल्कुल बात करिए, विक्रम झंडे के बाद ही बात करूंगा, अभी दिखाता हूं झंडे आपको। विक्रम सिंह जी, जो बड़ा सवाल यहां पर है, क्या आपको लगता है, आप इतने नजदीकी से पूरे देश को स्टडी करते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक हकीकत नहीं है, और बी क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है अगर आरोप लगाया है कि अपराध जो
अधिकारी हैं उनका अपराधीकरण हो गया है? और क्या ऐसी गुंजाइश रहती है जब आप ब्यूरोक्रेसी में होते हैं कि अधिकारियों का अपराधीकरण हो जाए राजनीतिक कारणों से या व्यावसायिक कारणों से? बिल्कुल दीपक जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अधिकारियों का अपराधीकरण जब तक राजनीतिक संरक्षण न हो और उनके द्वारा ऑक्सीजन न मिले तब तक संभव नहीं है। ये एक ऐसा गठजोड़ है अधिकारियों का और राजनीतिक सत्तारूढ़ शीर्षस्थ नेतृत्व का, जिसके बिना इस प्रकार का अपराधीकरण संभव नहीं था। आपने देखिए, मेरी बात आप ना माने, लेकिन जो बंगाल के प्रवीर और सोमन जो आपके सम्मानित अतिथि थे, उन्होंने जो कहा, उनकी पीड़ा और वेदना की अनुभूति हम सबको हुई है। उनकी जो पीड़ा है कि क्या बंगाल आईसीयू में जा रहा है, और जिस तरीके की बेहयाई के साथ रोहिंग्याओं को आपने समर्थन किया और पूरा विश्व पूरे देश में फैलाया, नाजायज तरीके से बांग्लादेशी माइग्रेंट पॉपुलेशन को ला करके बसाने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति की, फेक इंडियन करेंसी के साथ साथ विस्फोटक और मादक पदार्थों के आवागमन की व्यवस्था की, स्मगलिंग की, गोवंशों की, ये तमाम सूत्रपात ऐसे होते हैं जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये अपराधीकरण और ये भ्रष्टाचार का ये जो तांडव हुआ है, ये संभव नहीं होता। और ये अगर हुआ है, इसका पूरा मतलब यही। आप देखिए, जब कभी राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर कोलकाता को बुलाया गया सीबीआई, चट्टान की तरफ पश्चिम बंगाल सरकार खड़ी हो गई। इस प्रकरण में जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव हुआ, कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उन अधिकारियों को भारत सरकार नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि अगर कोई जांच होगी तो उसमें सच्चाई सामने आएगी, वरिष्ठ स्तर के षड्यंत्र सामने आएंगे, उनका अनावरण होगा कि इसमें लाभान्वित सिर्फ केवल अधिकारी ही नहीं है, वो राजनैतिक शीर्षस्थ लोग भी हैं। शारदा स्कैम हो चाहे कोई स्कैम हो, इसलिए उसके अनावरण को पूरी तरह से पर्दा डालने के लिए ये एक बहुत विचित्र और भयावह गठजोड़ है अधिकारियों का और राजनीतिक सत्तारूढ़ के जो शीर्षस्थ लोग हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इसका अनावरण के लिए जो भी ईडी हो, सीबीआई हो, उसकी जांच होनी ही चाहिए। जो अधिकारी इसके घेरे में आए हैं, जिनकी नाक के नीचे इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियां हुई हैं, उनकी जांच होनी ही चाहिए। और इनकी जो अघोषित संपत्ति है, वो जहां कहीं है, उसका पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये भयावह स्थिति है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इस पे प्रभावी कार्रवाई जरूर करेगी। ठीक है, दोनों से रिएक्शन लूंगा, मनोजीत जी से भी लूंगा, सिंह साहब से लूंगा। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन विवेक जी को वीडियो दिखाना है, वीडियो से शुरू करेंगे।